आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 12 मई का करंट अफेयर्स। पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे, फिर इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर होगा 11 मई। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन नव प्रवर्तकों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को पहचानने और देश में वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह दिन पहली बार 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। यह टेस्ट की तकनीकी प्रगति के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था और इसने देश के लिए परमाणु हथियार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर होगा आइसलैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा है या किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा आसाम में। चलिए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे NGT ने आसाम के मुख्य सचिव से सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कराने की मांग की है। 1998 में स्थापित अभयारण्य असम के सोनितपुर जिले में ग्रेट हिमालयन रेंज के निकट स्थित है। इसकी जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, जिसमें भारी बारिश और बुराही दिहांगी और नामचांग जैसी नदियों से बाढ़ आने का खतरा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जामिर भारत आए? इसका सही आंसर होगा मालदीव्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत सिवन का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा फिल्म निर्माता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका सही आंसर होगा दिलीप संघानी को। तो चलिए इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। तो चलिए अब हम लोग करंट अफेयर्स डिटेल में समझेंगे। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है अपॉइंटमेंट से। तो चलिए जानेंगे। आर लक्ष्मीकांत राव RBI के ED नियुक्त किए गए। 11 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर लक्ष्मीकांत राव को तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। राव इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में चीफ जनरल मैनेजर इन इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। आर लक्ष्मीकांत राव ED के तौर पर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के देखेंगे। राव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं। वह NBFC रेगुलेशन, सुपरविजन ऑफ बैंक्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काम कर चुके हैं। राव ने RBI चेन्नई में बैंकिंग लोकपाल के रूप में भी काम किया। वह लखनऊ में उत्तर प्रदेश के रीजनल डायरेक्टर के रूप में पदस्थ रह चुके हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बन रहा है इंटरनेशनल से। तो चलिए जानेंगे। 2 दशक बाद सबसे बड़ा सौर तूफान धरती से टकराया। 10 मई को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 साल बाद धरती से टकराया। सोलर तूफान की वजह से दुनिया की कई जगहों पर ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं देखने को मिली। इस दौरान सौर तूफान की वजह से आसमान अलग अलग रंगों का दिखाई दिया। आइए अब हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। इस तूफान की वजह से तास्मानिया से लेकर ब्रिटेन तक आसमान में तेज बिजली कड़की और कई सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका वैज्ञानिक संस्था नेशनल एस्ट्रोनॉमिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इस सौर तूफान का असर सप्ताह के अंत तक रहेगा।
इसे मुख्य तौर पर दुनिया के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में देखा जा सकेगा। हालांकि तेज होने पर इसे कई जगहों पर देखा जा सकता है। दुनिया भर में सैटेलाइट ऑपरेटर्स, एयरलाइंस और पावर ग्रिड को ऑपरेटर अलर्ट पर है। सौर तूफान आने का कारण सूर्य से निकलने वाला कोरोनल मास इंजेक्शन है। कोरोनल मास इंजेक्शन के दौरान सूर्य से आने वाली पार्टिकल्स धरती की मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करते हैं। पार्टिकल्स ने धरती पर एंट्री करने के बाद एक रिएक्शन होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स चमकदार रंग बिरंगी रोशनी के रूप में दिखते हैं। यह सौर तूफान अक्टूबर 2003 के बाद आए हेलोविन तूफान के बाद दूसरा बड़ा तूफान है। हेलोविन तूफान के कारण स्वीडन में ब्लैकआउट हुआ था और दक्षिण अफ्रीका में ग्रिड ठप पड़ गए थे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 1849 में धरती से टकराया था, जिसका नाम कैरिंगटन इवेंट था। हमारा अगला करंट अफेयर है, फिलिस्तीन यूएन में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ। 10 मई को यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन ने सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की। विरोध करने वाले देशों में अमेरिका, इजराइल शामिल थे, जबकि 25 देशों ने इस वोटिंग से दूरी बनाई। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। इससे पहले यूएन में 18 अप्रैल को फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया कि जिस पर वोटिंग हुई थी। अमेरिका की वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। यूएन में क्वालिफाई करने के बाद फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो सकता है। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन की यह दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 2011 में भी फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी। उस समय भी अमेरिका ने वीटो लगा दिया था। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से, तो चलिए जानेंगे। इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। 9 मई को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PS4 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अहम हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। इसरो ने इसे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर एक टुकड़े में बनाया। इस नए तरीके से करीब 97% पार्ट्स को बचाया जा सकता है। इसकी मदद से प्रोडक्शन को 60% तक तेज किया जा सकता है। PS4 इंजन को PSLV रॉकेट के चौथे चरण में इस्तेमाल किया जाता है। इस नई टेक्नोलॉजी की मदद से इंजन पार्ट्स की संख्या 14 से घटकर 1 हो गई है। इससे इंजन में 19 वेल्डिंग जॉइंट्स से भी छुटकारा मिल गया। 3D प्रिंटिंग इंजन को बिना रॉकेट जॉइंट या बगैर वेल्डिंग से बनाया जा सकता है। इससे रॉकेट का वजन कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है डिफेंस से, तो चलिए जानेंगे। ICG और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बीच समझौता हुआ। 10 मई को रक्षा मंत्रालय ने इंडियन कोस्ट गार्ड और हिंडल्को इंडस्ट्रीज के बीच समझौता होने की जानकारी दी। IGC और हिंडाल्को के बीच यह समझौता स्वदेशी समुद्री ग्रेड एल्यूमीनियम के निर्माण और आपूर्ति के लिए किया गया है, जिससे शिपगार्ड जहाजों
जहाज़ों का निर्माण किया जाएगा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। इस समझौते से तिमाही मूल्य निर्धारण, सप्लाई, प्रायोरिटी और टर्नओवर में छूट जैसे फायदे मिलेंगे। आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और शिपयार्ड जहाज़ों को बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई। इसमें स्वदेशी रूप से निर्मित समुद्री ग्रेड एल्यूमीनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। आईसीजी अभी उथले पानी में चलने वाले 67 एल्यूमीनियम पतवार वाले जहाज़ों का संचालन कर रहा है। आईसीजी की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है बिजनेस से, तो चलिए जानेंगे। टाटा मोटर्स का सालाना मुनाफा 1000% बढ़ा। 10 मई को ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर ने Q4 F24 को सालाना नतीजे जारी किए। इसमें कंपनी का वित्त वर्ष 2024 में 1000% से ज़्यादा बढ़कर 31,807 करोड़ रुपए हो गया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। टाटा मोटर्स का चौथी तिमाही यानी जनवरी, फरवरी, मार्च के 3 महीनों का मुनाफा सालाना आधार पर 18.93% बढ़कर 17,528.49 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी ने 5,496.4 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। टाटा मोटर्स का पूरे साल 2024 और 2023 का रेवेन्यू बढ़कर 4.37 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये कंपनी का किसी भी साल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का रिकॉर्ड है। वित्त वर्ष 2022 से 2023 में रेवेन्यू 3.45 लाख करोड़ रुपए था। कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी आय में सालाना आधार पर 13.3% की बढ़ोतरी दर्ज की। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 6 रुपए के फाइनल डिविडेंड यानी लाभांश को भी ऐलान किया। कंपनी अपने शेयरधारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। अगर आपको करंट अफेयर इंफॉर्मेटिव लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर के साथ।